हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सेमेस्टर नंबर 8। जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा है, मैं लिख रहा हूं सेमेस्टर नंबर 8। और ये जो पेपर है ये आपका है AMJ 3, ठीक है, एडवांस मेजर पेपर AMJ 3। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एनालिटिकल डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। डायनामिक्स एंड ग्रेविटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आया हूं और मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको लिखवा दूंगा और वही आपको करके जाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एनालिटिकल डायनामिक्स एंड ग्रेविटेशन, ये एक्चुअली में पीजी का सिलेबस है, लेकिन आपके जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 4 ईयर ग्रेजुएशन में इसको जोड़ा गया है, ठीक है, एज ए AMJ 3 एडवांस मेजर पेपर 3। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आप इसको नोट कर लीजिएगा। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इसमें है, जबकि मैं आपको बता दूं इसमें यूनिट 4 भी हुआ करता था पीजी के सिलेबस में, उसको गायब करके यूनिट 2 में ही कुछ चीजों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। कुछ चीजें इसमें ऐड है जो कि यूनिट नंबर 3 में हुआ करती थी, तो उस चीजों को यूनिट 2 में एज ए ऐड कर दिया गया, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आइए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। attraction at a point due to uniform rod। देखिए इससे रिलेटेड जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कुछ है तो वो भी मैं लिखवा देता हूं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, ये हो गया। एक और है आपका इंपॉर्टेंट जो कि बहुत VVI है, ठीक है, इसमें केसेस बनती हैं तो वो सारे केसेस को भी आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हाँ, इसी प्रकार से एक सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी आप करके जाएंगे। अगर ये हो जाएगा तो आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर डिस्क। मैं आपको बताऊं कि या तो क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा या तो क्वेश्चन नंबर 2 दे देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा लॉन्ग में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये आप करके जाना, 97% चांस है इसमें आने की, और इसका जो है कि आप कह सकते हैं 90% चांस है। आप समझ रहे हैं ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ केसेस बनेंगी, केस 1 केस 2 करके बनेगा। ओके, आइए एक और क्वेश्चन है इसी कड़ी पे, क्वेश्चन नंबर 3। अट्रैक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसी को कहते हैं हम लोग होलो सेल। होलो मतलब खोखला, होलो सेल या होलो स्फीयर, ठीक है। तो आप इसको भी मान सकते हैं 90%, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा करना है। मैं तो आपको राय दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना, ठीक है। अगर ये 3 नहीं होते हैं आपसे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना। मैं साथ साथ कंपेयर करते हुए चीजों को बताते चलूंगा कि आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे तो लिखवाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब आप ऐसा समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए में
2 का ए में अगर देने का रहेगा तो क्वेश्चन 1 या 2 में से कोई एक देगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी में अगर देने का रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से कोई एक देगा। बात समझ गए ना? फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए में देने का रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 दे देगा, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 2 का बी में देने का रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 या बी दे देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही पूरा आपका जो है कि लॉन्ग में दे दे, समझ रहे हैं ना, पूरा लॉन्ग में दे दे आपका, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो लेंदी है। तो अब जो भी है, फिर नेक्स्ट है एट्रैक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एट्रैक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यहां पर था होलो स्फीयर, यहां पर है सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि या तो ये क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3 दे दे, या क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 दे दे, या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 और 4 दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो VBI क्वेश्चन है ये सब एकदम करना ही है। मैं तो नहीं कहूंगा कि कुछ छोड़ के जाइए, हाँ अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉलिड स्फीयर करके जाइएगा, ठीक है, इसमें भी आप 97% VBI मान सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है ग्रेविटेशन पोटेंशियल्स वगैरह, वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, है ना, तो ये नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये नहीं आएगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू रॉड ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर आपको इन सभी का अगर आपको जो है कि ये चाहिए सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, VBI है, ये भी आपका 97% इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए नेक्स्ट, एक और है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यानी कि सॉलिड स्फीयर या सेल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं ना है इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, नेमिंग थ्योरम में आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 लाप्लास थ्योरम। मैं कहता हूं ना हर बच्चों को कि नेमिंग थ्योरम कुछ कीजिए ना कीजिए, नेमिंग थ्योरम जरूर कीजिए, क्योंकि नेमिंग थ्योरम डायरेक्ट आने की चांसेस होती है। लाप्लास थ्योरम करके जाइएगा, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है और जल्दी याद हो जाएगा। याद क्या करना, समझना है, ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए ये हुआ लाप्लास हो गया भाई। अब VBI आ रहा है, VBI कोर VBI आ रहा है, ये तो 97% है ना। और मैं कहता हूं ना कि क्वेश्चंस भी करके जाना चाहिए, तो भाई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म करके जाना, है ना, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म करके जाना, ये शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का आपको डेफिनेशन करना है, क्या करना है, डेफिनेशन करना है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करना है, कुछ प्रॉब्लम जो कि मैं लिखवा दे रहा हूं, तो आपको डेफिनेशन तो एकदम एनी हाउ करना है, कुछ करे ना करे भाई डेफिनेशन कर लीजिएगा शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इधर कितना लिखा थे 6, तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग की बात कर रहा हूं, तो लिखिएगा शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन P equals to 1/2 P square plus Q square and
कैपिटल Q इक्वल्स टू टेन इनवर्स Q by P is canonical ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज में इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8, चल लिखिए। मैं कहता हूं नेमिंग थ्योरम और न्यूमेरिकल कुछ ना छोड़िए, नेमिंग थ्योरम और न्यूमेरिकल कुछ नहीं छोड़िए। अब आपको मालूम है कि भाई हमको इस 6 क्वेश्चन में से कौन कौन सा करना है। अगर आप ज्यादा प्रेडिक्टिव नेचर के है ना, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि सर बोले क्वेश्चन नंबर 4 है तो आ जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप याद कर पा रहे हैं कुछ चारों के चारों क्वेश्चंस, है ना, चारों के चारों क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहे, तो उस केस में आप क्वेश्चन नंबर 1 करके जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करके जाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं सलाह दूंगा, अगर आपसे याद हो जा रहा है, अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके अगर हो जा रहा है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों में से सर आप बोलेंगे सर नहीं हमको चारों में से भी इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। सुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही है, क्वेश्चन नंबर 4 तो करना ही है एनी हाउ। इसके बाद हॉलो और सर्कुलर डिस्क करके जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 1 और 2 करना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क, लाप्लास तो करना ही है भाई, इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्किप कर सकते हैं, हाँ 90% चांस है, बट मैं तो भी कह रहा हूं कि आप पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड, ये आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर अट्रैक्शन से दे दिया तो पोटेंशियल से नहीं देगा, और ज्यादा चांस बन रहा है अट्रैक्शन से देने का, क्योंकि लास्ट बार ऑलरेडी पोटेंशियल से आ चुका है, तो अट्रैक्शन से चांस बन रहा है, ठीक है। तो लाप्लास थ्योरम वाला कर लीजिएगा। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चंस में कैनोनिकल करना ही है, उसमें कोई दो बात नहीं है, उसका दोनों क्वेश्चन करना, दोनों क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल Q इक्वल्स टू 10 P and small p equals to capital P equals to log sin small p is a canonical ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, हाँ इसी कड़ी पे एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 9, और ये ज्यादा वीवी आई है, पहले के मुकाबले ये ज्यादा वीवी आई है। जितना भी अभी आप न्यूमेरिकल देखे, उन सभी न्यूमेरिकल्स में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको एग्जाम टाइम में, एग्जाम पेपर जब आप लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर एकदम बात आपने सही कहा था, ठीक है। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लग रहा है कि सर आप लिख लिख के क्यों बता रहे हैं, आप डायरेक्ट बता दीजिए फोटो डाल करके। देखिए मैं जितना लिखूंगा उतना मैं आपको पूरा एकदम सटीक बात बता पाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं सटीकता से बता पाऊंगा। देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरा माइंड में क्लिक हो जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आया था, वो उस साल आया था, और ये इस साल आ सकता है। बात समझ रहे ना, तो इससे मेरे चीजों को करने में, मतलब मुझे बताने में सहूलियत होता है, बात समझिए। और विश्वास मानिए, आप ये करके जाइए, मैं जो जो बोल रहा हूं वो करके जाइए। अगर नहीं विश्वास होता है तो अभी आप वीडियो छोड़ करके भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर विश्वास होता है मुझ पर तो मैं जो बोल रहा हूं करके जाइए, नहीं आया तो फिर जो बोलिए सो, ठीक है। शो दैट ये सब तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल Q रूट अंडर 2Q e to the power a cos p and capital P root under 2Q e to the power minus a sin p, ठीक है। इज ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया।
आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वीबीआई है भाई, वीबीआई है, बहुत वीबीआई है ना। पॉइजन्स थ्योरम तो आपको आ जाएगा स्टेट एंड क्वेश्चन नंबर, यहां पर कहां तक हुआ था, लॉन्ग का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लिखिएगा स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ पॉइजन्स थ्योरम, पॉइजन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब इजी है, कुछ है नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्विपोटेंशियल, देखिए मैं दोनों काम कर रहा हूं एक साथ, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता रहा हूं कि कैसे आएगा, लॉन्ग भी बता रहा हूं एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इक्विपोटेंशियल सरफेस का आप डेफिनेशन कर लीजिएगा, 4 मार्क्स ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने का चांसेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी 11 का ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया तो इसको गिनती नहीं लेंगे, चलिए हटे, गिनती नहीं लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को गिनती में नहीं लेंगे। लिखिएगा कंडीशन फॉर द सरफेस टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन मैं लिखवा दिया हूं। चलिए नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द सरफेस x square plus y square equals to 2 lambda x are a possible set of equipotential surface in free space, सॉरी फ्री स्पेस नहीं, फ्री सरफेस है, ठीक है, फ्री सरफेस, ठीक है। चलिए हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लिखवा दे रहा हूं क्योंकि ये आपको और कहीं मिलेगा नहीं, आप ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन सेट होते हैं एग्जाम में। शो दैट द गिवन फैमिली ऑफ द surface defined by x square plus y square equals to constant है ना, लिख लीजिएगा पूरा, constant can be family of equipotential surface, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आप लिखेंगे, ठीक है, यहां तक ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। आइए नेक्स्ट यूनिट का बात कर रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा, मतलब ये जो था आपका, ये आप देखिएगा, इधर देखिए, मैं जो आपको लिखवा रहा था, ये आपका था यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ रॉड स्फेरिकल सेल, लाप्लास एंड पॉइसंस। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाप्लास करना है, नोट कीजिए माइंड में, लाप्लास करना है, पॉइसंस करना है, ठीक है। इसके बाद इक्विपोटेंशियल करना है, लाप्लास करना है, पॉइसंस करना है, इक्विपोटेंशियल करना है, अभी नोट कीजिएगा। और अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ रॉड में अट्रैक्शन वाला पोर्शन जरूर कीजिएगा, और पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल में कौन सा करना है, आपको सॉलिड स्फीयर वाला करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए, छन करके मैंने ला दिया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छन करके ला दिया,
कि इसमें से आप जो जो लिखे अभी तक, जो जो लिखे आपने, ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अब आप इसमें स्किप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसमें स्किप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में इक्विपोटेंशियल तो आपको करना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कैनोनिकल वाला करना ही पड़ेगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए यूनिट 3 में ना दे करके यूनिट 2 में डाल दिया है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कैनोनिकल करके जाइएगा, ठीक है। कैनोनिकल करके जाइएगा। इसमें जो मैं लिखाया हूं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसका डेफिनेशन, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जरूर करिएगा, तो पछताइएगा, ठीक। तो आइए अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 1 पर बात कर रहा हूं। यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत 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 ज्यादा होती है। आइए तो आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पर मैं बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 1 पर। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, उसका डेफिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में स्टूडेंट्स आप कीजिएगा पहला स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा कीजिएगा रियोनॉमिक सिस्टम, ये सब शॉर्ट में आएगा। और तीसरा कीजिएगा होलोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आप कीजिएगा इसी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दीजिए, नॉन होलोनॉमिक नहीं पूछता कभी, ठीक है, तो उसको आपको नहीं करना है। चलिए इसके बाद कंजर्वेटिव सिस्टम के बारे में भी नहीं पूछता है ना, नहीं पूछता, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के बारे में पूछता है, तो वो कर लीजिएगा। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम ये पूछता है, इसका डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद बायलैटरल सिस्टम नहीं पूछता, छोड़ दीजिए। यूनिलैटरल पूछता नहीं है, छोड़ दीजिए। आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात करेंगे, आप लोग, है ना। अब बहुत वीवीआई क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, लिखिएगा लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी दिया जा सकता है, लाग्रांजेस डायनामिकल इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वी आई है डॉट 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 टू इंफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप करके जाइएगा। अगर आएगा तो सीधे लॉन्ग में आएगा, और अगर ये आएगा तो ये अकेले जो है कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का खुद ही मार्क्स लेकर के आएगा, ठीक है। खुद ही मार्क्स पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का लेकर के आएगा, ये खुद ही पूरा लेकर के आएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कोई 2A2 भी नहीं आएगा, 3A3 भी नहीं आएगा, ये खुद ही जो है कि लॉन्ग क्वेश्चंस का पूरा नंबर लेकर के आएगा। बहुत वीवीआई है। और अगर आ गया तो समझ लीजिए, अगर आप नहीं लिख पाए तो फिर तो आपका बदकिस्मती है, छूट जाएगा ये वाला फिर आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए और आगे का मैं एक इसके साथ अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, वो इजी है, इससे इजी है, बहुत इजी है। राइट डाउन द लाग्रांजेस इक्वेशन व्हेन, आपको
लाग्रांजेस इक्वेशन लिखना है जब L का वैल्यू Q डॉट के दिया हुआ है, Q डॉट के दिया हुआ है इंटू क्यू के दिया हुआ है इंटू ए बीच में माइनस रूट अंडर 1 माइनस Q डॉट के का स्क्वायर, ये VBI है। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है VBI, ये भी VBI है ना, अप टू इन्फिनिटी। इजी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। आइए थोड़ा सा मैं फिर से एक बार सिलेबस को देख लेता हूं ताकि मुझसे कुछ भी चूक ना हो सके। होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक हो गया, स्केलरोनोमिक हो गया, एंड रियोनोमिक हो गया। जनरलाइज पोटेंशियल, जनरलाइज पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज ना नहीं है, छोड़िए उसको। लाग्रांजेस इक्वेशंस करवा दिया मैंने, फर्स्ट काइंड वही फर्स्ट काइंड, ठीक है। लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम तो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो नहीं दिया हुआ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए। और ये जनरलाइज्ड पोटेंशियल कंजर्वेटिव फील्ड, एनर्जी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, हाँ तो ये आप करके जाइएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में हम आपको दे रहे हैं, बाकी इधर पे बहुत सारी चीज छाड़ दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। आइए, तो बहुत चीज छाड़ दिया हूं, अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी इक्वेशन फॉर ए कंजर्वेशन फील्ड, ये आप कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से कुछ छूटा क्या? जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक सिस्टम, स्केलरोनोमिक, रियोनोमिक। जनरलाइज पोटेंशियल में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दिए, स्किप कीजिए। लाग्रांजेस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एनर्जी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, वो भी करवा दिया, ठीक है। मतलब यूनिट 1 आपका बहुत इजी है, यूनिट 3 आपको बहुत इजी है, तो आप चाहो तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो, आप देख सकते हैं कितना इजी है, कुछ छूटा है इसमें, है ना, इसमें कुछ छूटा नहीं है। एक आपका जो है कि उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, वो क्या, वो नहीं आएगा, ठीक है। जनरलाइज पोटेंशियल, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट उतना मतलब कि ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में नहीं आ पा रहा है जनरलाइज पोटेंशियल। तो भी एक बार देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो आप कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा अभी। नहीं बॉस, नहीं करना, ठीक है। तो आपका यूनिट 1 तो बहुत छोटा हो गया आप सभी के लिए। आइए अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 पर, हैमिल्टन वेरिएबल वगैरह, इस पर बात करेंगे। आइए एक बार, मे बी इसमें यूनिट नंबर यूनिट नंबर 3 की यूनिट नंबर 2 नॉट 3। हैमिल्टन कैनोनिकल है, हैमिल्टन वेरिएबल, हाँ है, हैमिल्टन कैनोनिकल भी है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हाँ ठीक है, यूनिट नंबर 2, इसमें यूनिट नंबर 2 है, इसमें भी यूनिट नंबर 2 है, ओके। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं, इधर उधर मैच करवा रहे हैं, ये मेरा पीजी का नोट्स है, ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस्ड है, मैं ऑलरेडी इसका एग्जाम दे चुका हूं, तो मुझे एकदम एक्सपीरियंस्ड है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपका एग्जाम हुआ नहीं है, आपके ग्रेजुएशन का अभी तक नेप का तो फर्स्ट आप लोग देने जा रहे हैं ना। आइए यूनिट नंबर 2 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ऐसा मत कीजिएगा कि यूनिट 1 और 2 कीजिएगा, सिर्फ यूनिट 1 भी करना, 2 भी करना और 3 भी करना। और मैंने चीजों को बहुत ही मतलब छोटा कर दिया हूं और ज्यादा बड़ा नहीं किया हूं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में हम नंबरिंग नहीं देते हैं,
शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपको देखना है हैमिल्टन वेरिएबल का डेफिनेशन, हैमिल्टन वेरिएबल का डेफिनेशन देखिएगा आप, ठीक है। और मैं वीवीआई देने जा रहा हूं, बहुत ही वीवीआई, तो वीवीआई है, लॉन्ग में आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, बहुत वीवीआई है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट वो सब बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं सब में दम। शो दैट द shortest distance between two points in a plane is a straight line, ठीक है। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, तुरंत मतलब चुटकी बजाते हो जाएगा। बोले तो 5 से 6 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, याद करने के लिए उससे ज्यादा नहीं होगा, समय लगेगा आपको, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द मिनिमम सरफेस of revolution is quaternary। और quaternary का डेफिनेशन वगैरह तो आपको मालूम ही होगा, कैटी किसको कहते हैं, क्लास ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, quaternary से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो शो दैट द मिनिमम सरफेस ऑफ द रिवोल्यूशन इज quaternary। जो मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, quaternary बनता है। तो ये भी इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें, थोड़ा सा शुरुआत का लैंग्वेज है, बाकी बात आपको इजी लगेगा। एज ए आप मैथमेटिशियन, आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, बाकी चीजें आप तुरंत कर लेते हैं। इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और एक बार मैं मैच कर लेता हूं वहां से। ब्रोंकिस्ट्रॉम है, हाँ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, ठीक। लिखिए यहां पर आप कर लीजिएगा, बोनकिस्टोक्रोम प्रॉब्लम, है ना, एक साथ है, बोनकिस्टोक्रोम प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब इजी है, कुछ है नहीं। और इंपॉर्टेंट आने जा रहा है जियोडेसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5, क्वेश्चन नंबर 5, जियोडेसिक, ठीक है। उसका डेफिनेशन कीजिएगा पहले तो, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट में आ सकते, नहीं शॉर्ट में नहीं देगा ना, जियोडेसिक का नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता है, इसका डेफिनेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछता है डेफिनेशन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है लॉन्ग में। जियोडेसिक ऑन ए राइट सर्कुलर डिस्क, ठीक है, राइट सर्कुलर डिस्क नहीं है, सॉरी, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आएगा, थ्योरम पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जो ये वीवीआई है, ये जो शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट में साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ये शॉर्ट में आए या शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला में साइक्लिक कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है बाबा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तो आ रहा है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, राउथ इक्वेशन,
राउथ इक्वेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ज्यादा मैं क्वेश्चन कहां दे रहा हूं, ठीक है। फंडामेंटल लेम्मा, फंडामेंटल लेम्मा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। चलिए ये कीजिएगा, हो गया। इंपॉर्टेंट सारा मैंने आपको दिला दिया। अब कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आप लोग करेंगे एमसीक्यू के लिए, तो मैं कुछ एमसीक्यू के लिए प्रॉब्लम करवा देता हूं। लग्रांजेस डायनामिकल इक्वेशन। तो आपको करना है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट अल्फा माइनस डेल एल बाई डेल क्यू अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइज्ड मोमेंटा का जो फॉर्मूला होगा पी अल्फा इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट अल्फा एंड पी डॉट अल्फा का वैल्यू डेल एल बाई डेल क्यू अल्फा, ये होगा। और 3 नंबर स्टूडेंट्स, पी अल्फा का वैल्यू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट अल्फा अगर होता है तो डेल बाई डेल क्यू डॉट अल्फा, यहाँ पर टी माइनस भी होगा, इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, डी टी बाई डेल क्यू डॉट अल्फा माइनस डी वी बाई डेल क्यू डॉट अल्फा, ये हुआ। समझ रहे हैं ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा डेल टी बाई डेल क्यू डॉट अल्फा। पूछे क्यों? क्योंकि डेल वी बाई डेल क्यू डॉट अल्फा 0 हो जाता है, ठीक है। मैं यहां पर बगल में लिख देता हूं कि भाई सिंस भी बराबर क्या होता है, भी क्यू अल्फा, ये होता है, ठीक है। तो आप जब डेल वी बाई डेल क्यू डॉट अल्फा निकालेंगे, है ना, क्यू डॉट अल्फा निकालिएगा तो फिर क्यू डॉट अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा तो 0 ना हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्यू अल्फा का है, क्यू अल्फा का फंक्शन है, तो उसको हम लोग उसके रिस्पेक्ट में ही अगर डिफरेंशिएट कर दे तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए डेल टी बाई डेल क्यू डॉट अल्फा माइनस 0, ठीक है, ये बचेगा। समझ गया। नेक्स्ट है, इसी पे आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन में आप लिखेंगे पी डॉट अल्फा अगर होता है तो उसको हम लोग डेल एच बाई डेल क्यू अल्फा लिखते हैं, एंड क्यू डॉट अल्फा होता है तो उसको डेल एच बाई डेल पी अल्फा लिखते हैं। और नेक्स्ट लिखिएगा टी प्लस भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और आपको बताना है कमेंट में कि टी क्या है और भी क्या है, ठीक है। अगर आपने पूरा अच्छे सिलेबस किया है कंप्लीट तो आप जरूर बता पाएंगे। हैमिल्टन इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा रेज टू पी अल्फा क्यू डॉट अल्फा लग्रांजेस एल, तो ये आपका हो जाएगा H प्लस एल, ठीक है। मैं रिजल्टेंट बता रहा हूं, पी अल्फा क्यू डॉट अल्फा। नेक्स्ट है L इक्वल्स टू टी माइनस का भी, दिस इंप्लाइड एट H इक्वल्स टू टी प्लस का भी। हो गया इतना। ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने लॉन्ग बताया, शॉर्ट बताया, सारा कुछ मैंने आपको बताया, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने आप सभी के सामने रख दिया। आई होप अब आपका जो है कि ये पेपर इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस, है ना, पहले का मुकाबले अब इजी हो जाएगा इसको पढ़ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर आपका स्पेशल फंक्शन वाला लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।